हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और बच्चों, आज से हम लोग अपने रिविजनल सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस प्यारे से चैनल पर। और सबसे पहला टॉपिक, सबसे डिमांडेड टॉपिक हम लोग के पूरे सिलेबस का रोटेशनल मोशन, उसी पर डिस्कशन हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, मैंने बताया था भाई हम लोग इस सीरीज में क्या करने वाले हैं। हम लोग ने भाई 3 दिन में एक टॉपिक को इन एन एवरेज खत्म करना है। कभी 4 भी लग सकता है, कभी 2 भी लग सकता है। इन एन एवरेज 3 दिन में हर एक टॉपिक को खत्म करना है, मैंने बता दिया है। और क्या रहने वाला है भाई, पहले वीडियो में हम लोग ने सारी थियरी को डिस्कस करना है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देखना है। सेकंड वाले वीडियो में जो बची हुई थोड़ी फॉर्मूलाज या थ्योरी रहेगी उस पर बात करते करते न्यूमेरिकल करेंगे। और तीसरे वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल कौन से करने वाले भाई, प्रीवियस से क्वेश्चंस करेंगे या फिर एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं उन सबको सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, इस सीरीज के दौरान हम लोग का एफर्ट क्या रहेगा, हमें क्या करना है भाई, हम लोग एक रिविजनल नोट्स प्रिपेयर करने वाले हैं। भाई सारे लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाओ, एक बढ़िया सा कॉपी बना लो और जितने फॉर्मूलाज बताए जाएंगे उसे नोट करते चलना है एक। और आफ्टर द वीडियो खत्म होने के बाद हमें करना क्या है, अपने एंड से जो भी किताब अपने फॉलो करते हैं, जो भी नोट्स अपने फॉलो करते हैं, जो जो और भी फॉर्मूलाज अपने को लगता है यार इंपॉर्टेंट है, नहीं ये फॉर्मूला यहां पे होना था, उसे अपने एंड से अपने नोट्स को अपडेट करेंगे। जब अपने इस नोट्स को अपडेट कर रहे होंगे तो हम लोग का भी इसमें एक इन्वॉल्वमेंट जाएगा बच्चों। और इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम लोग का वो टॉपिक में एक हल्का सा टचअप, एक हल्का सा पकड़ आने लगेगा समय के साथ। और इस पकड़ के वजह से शायद हम लोग आगे चलकर सॉल्विंग कर पाएंगे सेकंड और थर्ड डे पर। हर तीसरे दिन के अंत में या चौथे दिन के सुबह हम लोग एक टेस्ट देने वाले हैं और इस तरह से पूरी सीरीज को हम लोग लेके चलने वाले हैं आगे बच्चों, ठीक है। और मेरा हम लोग का एक एक्सपेक्टेशन है, एक प्लान है जिसमें हम लोगों ने प्लान किया कि भाई करीबन अगले 25-30 चैप्टर जो हम लोग के पूरे सिलेबस में है, 30 चैप्टर अगर मान के चलते हैं, एवरेज का अगर 3 दिन देते हैं तो मतलब अगले 3 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर लिया जाएगा। तो भाई आई होप हम लोग मई तक में पूरा सिलेबस कवर कर लें और ये जो सीरीज हो ये सबको हेल्प करे, जिन्होंने अभी तक कुछ स्टार्ट किया है उनको भी, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको भी, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग एग्जाम के एक दिन पहले बैठे या हफ्ते भर पहले बैठे और अपने पास एक नोट्स रहे जिसे हमें देखना है, जिसको देख के हम लोग पूरी बातों को रिवाइव करने वाले हैं। क्योंकि सोचो एग्जाम से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले या 4 दिन पहले अपने कितनी चीजों को, कितने नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अपने पास एक रिविजनल नोट्स होने का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। हम लोग को चाहिए कि हमारे पास एक रिविजनल नोट्स रहे। तो भाई रिविजनल नोट्स बनाने के लिए हम लोग ने सारा मेहनत करना है यहां पर, ठीक है। शुरू करते हैं बच्चों डिस्कशन। और पहले मैंने बताया जैसा कि भाई यहां पर सारे फॉर्मूलास को कवर किया जाएगा। टॉपिक शुरू हो रहा है यहां पर 4, जिसमें पहला टॉपिक है रोटेशनल काइनेमैटिक्स, सेकंड टॉपिक रहेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल डायनामिक्स, रोलिंग। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या सेंटर ऑफ मास यहां पर नहीं है, क्या सर कोलिजन यहां पर नहीं है? नहीं, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, कंजर्वेशन, मोमेंटम, उसका एक अलग डिस्कशन रहेगा बच्चों। ये प्योरली रोटेशन पे बेस्ड डिस्कशन है। कई सारी किताबों में मिक्स कर दिया जाता है, कई सारी किताबों में इस टॉपिक का नाम रिजिड बॉडी मैकेनिक्स या डायनामिक्स भी रखा जाता है। हम लोग यहां पर सिर्फ रोटेशन बेस्ड डिस्कशन कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पर नहीं जा रहे हैं, कंजर्वेशन मोमेंटम पर नहीं जा रहे हैं, कोलिजन पर नहीं जा रहे हैं, ठीक। पहले टॉपिक जो रहेगी वो है रोटेशन काइनेमैटिक्स। बच्चों सारे फॉर्मूला को देखना शुरू करेंगे और देखते वक्त जो जो काम की चीजें लगेंगी उसे समझते भी जाएंगे, कुछ होगा तो सॉल्विंग भी कर लेंगे। भाई सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवाइज करने का, अगर कोई चीज अपने को पता है उससे एक एनालॉजी लेकर, एक कंपैरिजन लेकर दूसरी जगह बैठाते जाए। जैसे बच्चों डिस्प्लेसमेंट की बात अगर की जाती है, अपने जानते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर एस, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है भाई, एक पार्टिकल एक पॉइंट से अगर एक पॉइंट डिसलोकेट हो गया, ट्रांसलेट करके गया, तो जो चेंज ऑफ पोजीशन होता है उसे अपने कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह एक टर्म यहां डिफाइन होता है उसे हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इसे डिनोट करते हैं थीटा वेक्टर साइन से। अब इसे हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट देखा जाए, इस पॉइंट के अबाउट देखा जाए, तो अगर ये पार्टिकल यहां से यहां गया तो हम लोग बोलते हैं इतना इसने एक एंगुलर पोजीशन चेंज किया। पर इसकी डायरेक्शन दी जाती है बच्चों राइट हैंड थंब रूल से। मैं पहले बता दूं, डिस्प्लेसमेंट हो एंगुलर वाली, वेलोसिटी हो एंगुलर वाली, या एंगुलर एक्सेलरेशन हो, ये सारे टर्म बच्चों एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। एक्सियल वेक्टर का मतलब होता है वो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस होती है, वो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन किस तरफ होती है बच्चों, अलोंग एक्सिस होती है। इसे अपने कैसे ऑब्टेन करते हैं, अपने राइट हैंड निकालेंगे, राइट हैंड को इसके ऊपर रखेंगे, देखेंगे थंब किधर पॉइंट कर रहा है, थंब पॉइंट कर रहा है इनवर्ड,
थंब पॉइंट कर रहा है इनवर्ड। ये अपना डायरेक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। सिमिलरली जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का होता है वही डायरेक्शन ओमेगा वेक्टर का होता है। मैं पहले बता दूं, ऐसे वेक्टर को हम लोग नाम देते हैं एक्सियल वेक्टर। यहां पर ज्यादातर बातें एक्सियल वेक्टर की ही होती है, ठीक है। तो भाई जो 4 टॉपिक है मैंने बताया, रोटेशनल काइनेमेटिक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल डायनामिक्स और रोलिंग, जनरली हम लोग इसी ऑर्डर में अपने डिस्क्रिप्टिव वाले क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि ये रिविजनल सीरीज है। इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स एक साथ खत्म करेंगे, कुछ एनालॉजी लेके, कुछ कंपैरिजन लेकर, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज नोट करेंगे और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया थर्ड में पढ़ेंगे, फिर रोलिंग की बारी आएगी, ठीक है। शुरू करते हुए मैं ट्राई करूंगा वीडियो में बहुत लंबा ना रखूं, ताकि हम लोग को अलग से ब्रेक ना लेना पड़े। रादर मैं सेकंड वीडियो दे दूंगा उस पर, है ना, जिसमें आगे की बात कर ली जाएगी। फिर भी ट्राई करेंगे कि जितना हो पाए एक बेसिक अमाउंट ऑफ कंटेंट इसमें कवर करते हैं। तो भाई पहला फॉर्मूला कंपैरिजन डिस्प्लेसमेंट, जैसे लीनियर काइनेमेटिक्स में होता है, रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। हम लोग यहां पे वेक्टर ऐसे डिनोट करते हैं, वेक्टर थीटा से। यहां हो गई लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v से, वहां हो गई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर से। यहां वेक्टर v को लिखते हैं ds बाई dt। आई होप ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा। वेक्टर v इज इक्वल टू, है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना। और ओमेगा वेक्टर क्या होता है, d थीटा बाई dt। माथे पे वेक्टर सिंबल होना था, मिस हो गया, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज सेड टू बी एंगुलर वेलोसिटी। मैंने फिर से बताना है भाई, अगर मैं सिर्फ बोलता एंगुलर डिस्टेंस या चेंज ऑफ पोजीशन तो हम लोग शायद सिर्फ इस वैल्यू की बात करते, पर जब बात कर दी गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तो मैं इनका डायरेक्शन देता हूं राइट हैंड थंब रूल से। अपने राइट हैंड को रखेंगे इस तरफ, अगर पार्टिकल इस तरफ घुमा, जिस तरफ घुमा अपना राइट हैंड का कर्ल उस तरफ जाएगा। देखो थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, जिस तरफ थंब पॉइंट कर रहा है बच्चों, उस तरफ ही मेरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसी कंपैरिजन सीरीज में। ओके, अब हम लोग ने कुछ काम किया है लीनियर काइनेमेटिक्स में, और वैसे कुछ काम किया है हम लोग ने एंगुलर या फिर रोटेशनल काइनेमेटिक्स में। बच्चों लीनियर काइनेमेटिक्स में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, बस क्या किया गया बता दूं भाई, वेक्टर v क्या था, ds बाई dt ना। वेक्टर v क्या था, ds बाई dt। अगर v कांस्टेंट है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, और जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया तो ये v बाहर आ गया इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन ऑफ dt बन गया t, ये v वैसे ही रह गया। और वेक्टर ऑफ ds इंटीग्रेशन हो गया वेक्टर s माइनस एस नॉट, तो ये हो गया s इक्वल्स टू एस नॉट प्लस वी टी। ये अपना एक फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली अगर यहां ऐसा फॉर्मूला बनता, तो जैसे यहां पे s है वैसे यहां पे थीटा है, जैसे यहां पे s नॉट है। बच्चों s नॉट क्या है, इनिशियल पोजीशन। s नॉट क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन। बहुत बार लोग देखते नहीं है s नॉट को, हम लोग सीधा लिखते हैं वेक्टर s इक्वल्स टू वी टी, बिकॉज वेक्टर s होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहां पर ये वेक्टर s क्या बता रहा है, ये बता रहा है पोजीशन। कैसे, ये इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट इज द फाइनल पोजीशन। कुछ इस तरह से काम में लिया जा रहा है। सिमिलरली यहां पे भी इसलिए ऐसे लिखा गया है, वेक्टर थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा वेक्टर टी। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द फाइनल पोजीशन। कुछ वही लॉजिक यहां पर, जैसे यहां v कांस्टेंट था बोल के v बाहर आ गया, यहां ओमेगा कांस्टेंट था बोलकर ओमेगा इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। आगे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, बच्चों हम लोग ने लीनियर काइनेमेटिक्स में काफी बात की है इस बारे में। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं दैट वीटी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन रहता है। मैं बता दूं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप वीटी ग्राफ का स्लोप को हम लोग हमेशा लिखते हैं, अगर y पर कुछ और x पर कुछ, स्लोप होता है dy बाई dx। जैसे अब यहां पे y पे v है और x पर t है, तो लिखेंगे बच्चों dv बाई dt, हाँ या ना। अगर y पर v है और x पर t है तो इसे लिखेंगे dv बाई dt, और ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो बच्चों vt ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखा जाए तो यहां पर स्ट्रेट लाइन ही बनेगा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो, है ना। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट 3 तरह का हो सकता है बच्चों। अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ मतलब इस ग्राफ का स्लोप 0 रहेगा। स्लोप मतलब 0 मतलब वो जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल रहेगा लाइन। स्लोप पॉजिटिव होना मतलब उस लाइन ने, उस स्ट्रेट लाइन ने एक एक्यूट एंगल बनाना है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर मेरा एक्स एक्सिस ये मतलब दिख रहा है ना, ये एक्स एक्सिस है, इसको इधर इमेजिन करो, और ये देखो एंगल जो बन रहा है वो एक्यूट एंगल बन रहा है। इसका मतलब स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, मतलब बच्चों एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग देखते हैं कि भाई बोला कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
पर एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो उसका जो ग्राफ होता है बच्चों, उसका ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, बट जो भी ये एंगल बनाएगा ये एक थीटा बनाएगा जो मोर देन 90 डिग्री रहेगा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा। तो हम लोग को पता होना चाहिए भाई स्लोप का मतलब क्या होता है। जनरली स्लोप का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं मैथ्स में, tan थीटा से डिनोट किया जाता है। थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो tan थीटा नेगेटिव होता है, और अगर जीरो है तो मतलब tan थीटा जीरो मतलब थीटा जीरो होगा, राइट। तो तीन तरह के स्ट्रेट लाइंस बन रहे हैं, और ये तीन तरह का वीटी ग्राफ है, तीन तरह का स्ट्रेट लाइन मतलब तीन तरह के एक्सेलरेशन, मतलब तीन तरह के स्लोप मतलब तीन तरह के एक्सेलरेशन, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन को लेके बात कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने बात किया एस का, वहां बात किया थीटा का, यहां बात किया वी का, वहां बात किया ओमेगा का। जैसे यहां बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन का, वहां बात कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो भाई एक्सेलरेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन का कांस्टेंट रहता है तो ओमेगा वर्सेस टी का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, बिकॉज इस ग्राफ का अल्फा कांस्टेंट मतलब ओमेगा टी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट, ठीक है। ठीक लेफ्ट हैंड साइड जैसा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट, तो यहां पर एक्स अल्फा कांस्टेंट मतलब ओमेगा टी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट। स्लोप तीन तरह का, जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तीनों हो सकता है। मैंने बताया भाई इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, कैसे, बिकॉज एक्यूट एंगल बन रहा है। ये ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है बिकॉज यहां पे ऑप्टिक एंगल बन रहा है। मतलब अगर ओमेगा टी ग्राफ में ऐसा ग्राफ बनता है, मतलब यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब समय के संग स्पीड बढ़ेगा। एग्जांपल लेते हैं, अगर एक फैन को स्विच ऑन किया जाता है तो स्टार्टिंग में स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, तो इस मोमेंट में हम लोग बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। जिस तरफ ओमेगा काम कर रहा है उस तरफ ही अल्फा काम कर रहा है। मैं फिर से बता दूं, जैसे थीटा और ओमेगा एक्सियल वेक्टर था, अल्फा भी एक एक्सियल वेक्टर है, और इन लोग सिर्फ एक अलोंग द एक्सिस काम करते हैं, मतलब कोई 50 डायरेक्शन नहीं, एक ही डायरेक्शन है। अगर ये फैन घूम रहा है इस तरह बच्चों, तो अगर फैन इस तरह घूम रहा है, फैन इस तरह घूम रहा है और फैन की स्पीड बढ़ रही है, तो तुम्हें पता है अगर इस तरह फैन घूम रहा है तो यही थीटा का डायरेक्शन, यही थीटा का डायरेक्शन, यही ओमेगा का डायरेक्शन, और यही अल्फा का भी डायरेक्शन रहेगा अगर स्पीड बढ़ रहा है। ऑन दी कॉन्ट्रारी, अगर फैन का मैंने स्विच ऑफ किया तो आस्ते आस्ते फैन का स्पीड कम हो रहा है, फैन का स्पीड कम हो रहा है, फैन घूम ऐसे ही रहा है, स्पीड पर कम रहा है, आस्ते आस्ते स्पीड कम रहा है, फैन की स्पीड कम रही है आस्ते आस्ते। तो क्या हो रहा है, जब ऐसा केस होता है, अगर फैन इस तरह घूम रहा है उस समय अल्फा इस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में अल्फा काम कर रहा है, हम लोग बोलेंगे। जब फैन की स्पीड समय के साथ कम हो रही है तो जिस तरह भी फैन घूम रहा है उसके उल्टे में अल्फा काम कर रहा है। तो अगर वो घूम इस तरह रहा है तो अल्फा इस तरह काम कर रहा है, मतलब हम लोग बोलेंगे अल्फा इज एक्टिंग डाउनवर्ड। अगर ओमेगा इज एक्टिंग अपवर्ड देन अल्फा इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन तभी डिसलेट कर रहा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? हम लोगों ने ये सारी बातें सर्कुलर मोशन में भी करना है और हम लोगों ने किया भी है ना, डिस्क्रिप्टिव वाले क्लास में किया है। नाउ और क्या बातें होती है भाई, लीनियर काइनेमेटिक्स में हम लोग बात करते हैं दैट वी एवरेज क्या होता है। दो तरीके से वी एवरेज लिख सकते हैं, या तो v प्लस यू बाई टू या फिर s माइनस एस नॉट बाई टी। हाँ है ना, दो तरीके से वी एवरेज लिखा जा सकता है, फाइनल प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई टू या फिर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। दो तरीके से हम लोग वी एवरेज लिख सकते हैं, या तो फाइनल प्लस इनिशियल बाई टू, पर ये सिर्फ तब लिखते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो बच्चों। मतलब हम लोग बोलते हैं मेरा स्पीड अभी फाइनल में 5 और इनिशियल में 0 था और एक्सेलरेशन का कांस्टेंट है, तो मेरा एवरेज होगा 5 प्लस 0 बाई 2। मेरी शुरुआती स्पीड अगर 0 थी और लास्ट में स्पीड 5 है तो मेरा एवरेज होगा 5 प्लस 0 बाई 2, सिर्फ तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चों। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, मतलब मान लो मेरा एक्सेलरेशन कभी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कभी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कभी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कभी है ही नहीं एक्सेलरेशन, तब क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम करेंगे। ये जनरल फॉर्मूला, ये हमेशा ट्रू है, मैंने लिखा है बोर्ड पर, इट ऑलवेज होल्ड्स। ये हमेशा ट्रू है, ये हमेशा सही है, ये कभी भी गलत नहीं है, हमेशा ट्रू है, ये सही है। सिमिलर बात हम लोग यहां पर एंगुलर के टर्म में भी कर सकते हैं। ओमेगा एवरेज बच्चों, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई टू। मैं पहले बता दूं, ओमेगा नॉट का मतलब होता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा का मतलब होता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई टू, ये हो गया ओमेगा एवरेज। और ये सिर्फ तब ट्रू है जब क्या होता है भाई, ये सिर्फ तब ट्रू है जब क्या होता है, अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है। और ओमेगा एवरेज थीटा प्लस थीटा नॉट बाई टी, थीटा प्लस थीटा नॉट बाई टी नहीं होना था, माइनस होना था, यहां पे कुछ प्रिंटिंग एरर हो गया, वापस माफ करना। मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन बाई टाइम। समझ आ रहा है? थीटा मतलब फाइनल पोजीशन, थीटा नॉट मतलब इनिशियल पोजीशन।
बाई टी, है ना। ये हमेशा ट्रू है, ऑलवेज। जैसे ये हमेशा होल्ड करता है वैसे ये हमेशा होल्ड करता है। जैसे ये सिर्फ तब ट्रू है जब ए कांस्टेंट है, वैसे ये सब सिर्फ तब ट्रू है जब अल्फा कांस्टेंट है। और हम लोग ने क्या किया, जैसे हम लोग ने यहां पर v प्लस यू बाई टू और s माइनस एस नॉट बाई टी को बराबर करके इक्वेशंस ड्रॉ किए, वैसे यहां पर ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई टू और थीटा माइनस थीटा नॉट बाई टी से सारे एक्सप्रेशन बनाने स्टार्ट किए बच्चों। ये एक्सप्रेशन अगर नहीं समझ में आया तो यहां के एक्सप्रेशन देख लो। एक्सप्रेशन देख के आई गेस समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं दिख रहा है उनको मैं दिखा दूं। मैं एक्सप्रेशन क्या है, दिख रहा है एक्सप्रेशन, s इज इक्वल्स टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोग ने शायद फॉर्मुला याद रखा है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, सिर्फ ये याद करके रखा है। जहां पे एस नॉट हो गया बच्चों इनिशियल पोजीशन, एस नॉट क्या हो गया बच्चों, इनिशियल पोजीशन, प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज फाइनल पोजीशन। सिमिलरली यहां पर भी पूरा एनालॉजी है बच्चों। देखो यहां u है, वहां ओमेगा है, यहां a है, यहां अल्फा है, यहां s है, यहां थीटा है, यहां s नॉट है, यहां थीटा नॉट है। इस तरह से सारे टर्म्स सेम जा रहे हैं। जैसे ये फॉर्मूला सिर्फ तब ट्रू था जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बिकॉज ये फॉर्मूला डिराइव ही तब हुआ जब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। क्यों, v प्लस यू बाई टू को जब इससे बराबर किए, फिर हम लोग ने v की जगह कुछ प्लग किया कि u प्लस ए टी डाल देते हैं ना, v को यू प्लस ए टी डाले और सॉल्व करके ये आया है। पर ये v प्लस यू बाई टू इसके बराबर भी कब किए, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। देखो ये हमेशा ट्रू है, v एवरेज हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, पर ऐसे सिर्फ तब लिख सकते हैं जब क्या हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं, इससे पता रहेगा कि भाई ये फॉर्मूला सिर्फ तब ट्रू है, और याद रहे कि सिर्फ तब ट्रू है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। बिकॉज जब ये बनाया गया था तब इन दो को बराबर किया गया था, जिनमें से ये हमेशा ट्रू था, बट ये v एवरेज सिर्फ तब होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। मैंने 2-3 बार बता दी ये बात, रिपीट भी हो गया, आई गेस याद हो गया होगा। ठीक है, यहां पे v की जगह हम लोग u प्लस ए टी पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं और ये ऐसा एक्सप्रेशन बनता है। सेम बात है यहां पे की गई बच्चों, और ऐसा कुछ फॉर्मूला बना। हम लोग ने ये फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में भी काम में लेना है। सर्कुलर मोशन में बहुत सारे फॉर्मूले, ऐसे ही फॉर्मूलास काम में आते हैं। उसी के आधार पर अगर बात करें तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बना सकते हैं, ये भी सिर्फ तब ट्रू जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। सिमिलरली ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी भी सिर्फ तब ट्रू जब बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट। वेक्टर v डॉट v इक्वल्स टू यू डॉट यू प्लस टू ए एस माइनस एस नॉट, शायद हम लोग ने ऐसे नहीं, फॉर्मूला को ऐसे याद करके रखा है, फॉर्मूला को ऐसे याद करके रखा है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू ए एस, डिपेंड करता है ना, u और a का डायरेक्शन सेम है, ऑपोजिट है। सिमिलर बातें यहां पर भी, ये फॉर्मूला को बहुत बार बच्चे ऐसे भी याद करके रख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस टू अल्फा थीटा। अल्फा मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव डिपेंड करता है, तो एंगुलर स्पीड बढ़ेगा या घटेगा। एनीवेज बच्चों ये इसे लिखने का ये भी एक तरीका है, v डॉट v जनरली v स्क्वायर ही होता है, u डॉट u स्क्वायर ही होगा, है ना। ये 2a डॉट s माइनस एस नॉट, s माइनस एस नॉट मतलब बच्चों चेंज इन पोजीशन, है ना बच्चों। ये रहा सारी जो हम लोग सारी बातें किए, उन सबको हम लोग ने बोर्ड पर एक साथ लिख रखा है। यहां पर रोटेशनल काइनेमैटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्पेशली ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, प्लस या माइनस प्लस या माइनस प्लस या माइनस जो हो सकता है, डिपेंड करता है एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। और अगर अपने को यहां माइनस साइन नहीं देना है तो अपने आप अल्फा साइन के साथ पुट करेंगे, प्लस या माइनस जो भी साइन होगा साइन के साथ लगाना। मैं बात समझ रहा ना, अल्फा का जैसे यूनिट क्या होगा, बाय द वे मैं थीटा की बात करता हूं, थीटा की यूनिट जनरली होगी रेडियन। ठीक है बच्चों, थीटा की यूनिट क्या होगी, रेडियंस। जनरली हम लोग एंगल को रेडियन में डिनोट करते हैं फिजिक्स में, डिग्री थोड़ा कम ही यूज होता है, मतलब जनरली यूज नहीं होता, पर डिग्री में भी क्वेश्चन मिल सकता है। ओमेगा का यूनिट बच्चों क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, है ना। और अल्फा की यूनिट क्या होती है बच्चों, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, थीटा की यूनिट होती है रेडियन, ओमेगा की होती है रेडियन पर सेकेंड, अल्फा होते हैं रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तब अगर ये सारे फॉर्मुलाज, ये सारे यूनिट्स पता है तो यहां पर एक बार आके बात करते हैं। मैं बोल रहा हूं अल्फा ऐसा भी हो सकता है कि अपने को क्वेश्चन में +2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाए, या फिर -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। ये मेरे थोड़े हैंडराइटिंग इशू है भाई, है ना। तो अपने यहां पे माइनस साइन ना दे चलेगा, अपने यहां फिर अपने को साइन के साथ पुट करना होगा अल्फा को, कि प्लस है तो प्लस के साथ पुट करो, माइनस तो माइनस पुट करो। मतलब प्लस मतलब ऑब्वियसली एंगुलर स्पीड बढ़ेगा समय के साथ, अल्फा और ओमेगा डायरेक्शन सेम है, माइनस मतलब अल्फा और ओमेगा डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है,
तो बच्चों ये रहे ऊपर के 3 टर्म, और ये लास्ट वाली टर्म जो है थीटा एन मतलब जैसे हम लोग ने एक फॉर्मूला बनाया था एस एन एथ इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। बच्चों ये फॉर्मूला याद आ रहा है? ये फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। मतलब मान लो एक गाड़ी 10 सेकंड चलती है, अपने को पूछा गया वो 7वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट? कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ मान लो। तो s इन द 7th सेकंड है ना, n मतलब जो भी सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं, u इनिशियल स्पीड, एकदम इनिशियल स्पीड है ना, प्लस a बाई टू एन माइनस वन, जहां पे n मेरा सेकंड नंबर है, जिस सेकंड की बात चल रही है। मान लो मेरे को 7वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ये फाइंड आउट करना है, तो बस सीधा सीधी ये लगा देंगे। सिमिलरली बच्चों ये फॉर्मूला भी वैसे ही लगने वाला है कि थीटा n इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई टू एन माइनस वन। ये फॉर्मूला भी ऐसे ही लगने वाला है कि भाई अपने को मान लो दूसरे सेकंड पर, तीसरे या फिर चौथे सेकंड में कितना एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, सिर्फ चौथे सेकंड में कितना ट्रेवल वो फाइंड आउट करना, तो सीधा ये फॉर्मूला बच्चों यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारे काम के जो मेन फॉर्मूलाज थे बच्चों, ठीक है। और मैंने फिर से उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे नोट रख के दे दिया एक बार, वो सारे रोटेशन काइनेटिक्स के सारे फॉर्मूलाज थे। और कुछ टर्म्स यहां देख लो, तो पहला टर्म एंगुलर वेलोसिटी इसे कहते हैं, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन इसे कहते हैं बच्चों, एक बार और याद कर लो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी डी, तो अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी, या फिर v क्या होता है, डीएस बाई डी, है ना, तो ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी। अगर यहां पुट करोगे तो ये d2 थीटा बाई dt2 बन जाएगा, सिंपल है ना, एक्सप्रेशन वाइज है। मतलब अपने को उतना जानने का जरूरत नहीं, बस एक नॉलेज सेक के लिए मैंने बता दिया, और वैसे कुछ डायरेक्ट काम में नहीं आने वाला, ये सीधा यही काम में आता है ना। अपने को ओमेगा का भी दे दिया जाएगा और डिफरेंशिएट करना है, अपने को अल्फा मिल जाएगा। मैं इस सब पर ना न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, सबकी एप्लीकेशन जो भी प्रीवियस में क्वेश्चंस आई हुई है या एनसीईआरटी में मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे अपने यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, फाइन। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू R क्रॉस P से डिनोट करते हैं, है ना। एंगुलर मोमेंटम एक नया टर्म है, ये रोटेशनल डायनामिक स्टार्ट होता है यहीं से बच्चों। जैसे हम लोग मोमेंटम पढ़ते हैं ना, मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू, मोमेंटम क्या होता है बच्चों, P इक्वल्स टू M इंटू V। ठीक है, मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू M इंटू V। मैं थोड़े देर में बताने वाला हूं, जैसे लीनियर काइनेमेटिक्स में मास होता है, रोटेशनल मोशन का जो मास होता है उसे अपने कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई। जैसे यहां पर V होता है, वैसे यहां पे बच्चों ओमेगा होता है ना। तो देखने में दिख रहा है, ये अगर M है, ये I है, ये ओमेगा है, यहाँ पे V है ना, लीनियर और रोटेशन का वापस एक एनालॉजी मिला। बट भाई तो मैं बता दूं, ये L इक्वल्स टू R क्रॉस P ज्यादा जनरल फॉर्मूला है, ये हर एक पॉइंट मास के लिए ट्रू फॉर्मूला है। मतलब मुझे अगर किसी पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम बच्चों निकालना है, किसी पॉइंट मास का अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, समझते हैं। देखो थोड़ी थोड़ी बातें ना जाननी पड़ेगी, भले फॉर्मुलाज बेस पढ़ रहे हैं पर थोड़ी बातें जाननी पड़ेगी। मान लो यहां पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है m, जो यहां से कोई दूरी पर है r के, और अपने को बता रहा है कि इसका भाई एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो अपने क्या करेंगे भाई, r, और इसका मान लो वेलोसिटी इस तरफ है तो लिखेंगे r क्रॉस mv इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, किसी पॉइंट मास के लिए यही फॉर्मूला काफी होता है। अगर मान लो यहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो अपने सीधा इसको लिख देते हैं mvr। काफी जनरली यूज होता है ये फॉर्मूला, पॉइंट मास के लिए जनरली यही फॉर्मूला चलता है। और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जब बॉडी बनती है बच्चों, तो बॉडी के लिए हम लोग लिखते हैं L इक्वल्स टू सीधा I ओमेगा। तो मैं इन दोनों फॉर्मूला पर ना काम करके दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कब इसे इस्तेमाल करना है, कब इसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, काफी सीधी सीधी एप्लीकेशन से, काफी हाई फाई एप्लीकेशन नहीं करना है। वेक्टर L इक्वल्स टू I ओमेगा वेक्टर, या फिर वेक्टर L इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला, या फिर L का वेक्टर साइन यहां पे हटा देते हैं एक बार के लिए, L की वैल्यू mvr। ठीक है, मैं इन सब पर एप्लीकेशंस दिखाने वाला हूं बच्चों। पर अभी ये टर्म जान लो, जैसे मोमेंटम होता है, मोमेंटम बताता है भाई कि कभी कहीं से जाके वो भिड़ा, मोमेंटम अगर ज्यादा हुआ तो कभी कहीं से जाके वो भिड़ा, तो जो इंपैक्ट होगा, जो टकराने के बाद जो इफेक्ट क्रिएट होगा टकराने के बाद, वो इफेक्ट काफी तगड़ा सा होने वाला है। एंगुलर मोमेंटम में कुछ ऐसे ही बताता है कि अगर एंगुलर मोमेंटम काफी ज्यादा है, किसी जाके वो भिड़ेगा तो वो एंगुलर इफेक्ट काफी तगड़ा देने वाला है। मैं इस पर और बातें करता हूं नेक्स्ट, बट उस पर बातें करने के पहले हम लोग जैसे पढ़ा है ना, फोर्स, रोटेशन का जो फोर्स होता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों टॉर्क, इसे हम लोग कहते हैं टॉर्क। जैसे फोर्स क्या होता है कि बॉडी को एक्सेलरेट करवाता है ना, उसका मोमेंटम बदलता है। टॉर्क बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन बदलता है। मेरी बातों को ध्यान से नोट करना, जैसे फोर्स
बॉडी को एक्सेलरेट करता है, वैसे टॉर्क बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। जिस किसी बॉडी पर, जैसे किसी फैन पर हम लोग किसी फैन को धक्का मारते हैं हाथ से, या फिर फैन का जब स्विच ऑन करते हैं तो वो जो मोटर है वो उसमें टॉर्क जनरेट करता है। टॉर्क मतलब उसमें एक्सेलरेशन लाता है। जैसे फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है, टॉर्क की वजह से भी एक्सेलरेशन होता है, पर टॉर्क के एक्सेलरेशन कहते हैं हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। क्या कहते हैं हम लोग उसे? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बॉडी पर जब टॉर्क लग रहा है उसकी वजह से बच्चों क्या हो रहा है? वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जैसे फोर्स की वजह से मोमेंटम बदलता है बच्चों, टॉर्क की वजह से एंगुलर मोमेंटम बदलता है। टॉर्क की वजह से क्या बदलता है बच्चों? एंगुलर मोमेंटम बदलता है, हाँ या ना? तो टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। मैंने बता दिया भाई बच्चों, हम लोग सारे फॉर्मुलास को रिवाइज कर रहे हैं फटाफट। मैं डिटेल पर नहीं जा सकता, जिनको कोई डिटेल वीडियो से चाहिए वो डिटेल वीडियो अलग से फॉलो कर ले। यहां पर सिर्फ रिविजनल वीडियो है भाई, सारे फॉर्मुलास को गो थ्रू किया जाएगा, और जो फॉर्मुला क्लियर नहीं हो रहा है मुझे बताना अलग से, मैं उन फॉर्मुला पे ऑब्वियसली एक बार डिटेल और करूंगा। एनीवेज इन सब पर एप्लीकेशन न्यूमेरिकल आने वाला है, ठीक है, फाइन। तो भाई ये हुआ टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ या डीएल डीटी, या यहीं से एक और फॉर्मूला बनेगा आई अल्फा। मैं यहां पर कुछ चीजों को साफ कर दूं भाई, क्योंकि ये बेकार की जगह आके रखी और काफी गंदा भी हो गया यहां पे जगह। आई अल्फा जैसे एम ए होता है, फोर्स इक्वल्स टू एम ए होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा लिख सकते हैं किसी बॉडी के लिए। जैसे मैंने बताया थोड़े पहले, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के हम लिखते हैं पॉइंट मास के लिए एमवीआर या फिर आर क्रॉस पी। जनरल फॉर्मूला जो है वो है आर क्रॉस एफ। मैं पहले बता दूं, टॉर्क को या फिर एंगुलर मोमेंटम को बहुत सारे लोग नाम देते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट वर्ड का मतलब होता है बच्चों अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ बात हो, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस की बात हो रही है यहां पर, मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। मोमेंट ऑफ मास का मतलब भी ऐसे कुछ होता है, मास इनटू डिस्टेंस, जिसके के आधार पर सेंटर ऑफ मास के फॉर्मुलास बनाए गए। चलो उस पर अलग से बात करेंगे। एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ भाई? मोमेंट ऑफ मोमेंटम बच्चों, राइट, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है, फाइन। तो एंगुलर मोमेंटम का नाम है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, टॉर्क का नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। बच्चों इस तरीके से अगर आगे बढ़े अब तो नेक्स्ट बात आती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है बच्चों, यहां पे होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या बस नेक्स्ट डिस्कशन में आ जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? काइनेमेटिक्स में, लीनियर काइनेमेटिक्स में रोटेशन में लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या फिर एल स्क्वायर बाई 2i। जैसे यहां पे p होता है वैसे यहां पर l होता है, जैसे यहां पे m होता है वैसे यहां पर i होता है, ठीक है। इन सब पर एक समरी लेंगे लास्ट में। रोटेशनल पावर बच्चों लिखते हैं, जैसे नॉर्मल पावर को लिखते हैं f डॉट v, यहां लिखते हैं टाउ डॉट ओमेगा, है ना, वेक्टर वेक्टर डॉट कर रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? इस तरह से और भी फॉर्मुलाज है। मैं फॉर्मुला पर और बातें करूं उसके पहले मैंने कुछ एप्लीकेशन करना है फटाफट, ठीक है, और जो बातें जाने उनको और रिफाइन कर लेते हैं। अपने जो भी हो रहा है भाई सबको नोट करते हुए चल रहे हैं सारे फॉर्मुलाज को, और जो भी न्यूमेरिकल करते वक्त भी फॉर्मुलाज और कुछ नए चीज दिखेंगे उसे भी नोट कर लेंगे, ठीक है, फाइन। तो भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी आर एंड ओमेगा दे दिया गया है बच्चों, हम लोग को निकालना है लीनियर वेलोसिटी। तो बात आती है वेक्टर v इज इक्वल्स टू, भाई दिख रहा है ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने तो कुछ रिलेशन बताया नहीं इस पर, मैं बता दूं भाई फिर फटाफट। हम लोग ने 3 फॉर्मूला फटाफट वापस नोट करना है। एक तो है s इक्वल्स टू आर थीटा, है ना, v इक्वल्स टू आर ओमेगा और a इक्वल्स टू आर अल्फा, ठीक है। मैं इन पर बातें करना शुरू करूं उसके पहले ये तीनों नोट करके रख लो और मैं बताता हूं कैसे काम में आएगा ये, ठीक है। देखो भाई, अगर अपने पास एक डिस्क है मान लेते हैं, और यहां पर बच्चों मुझे तुम लोगों का बहुत कॉमन सेंस यहां पे अप्लाई करवाना और सबको अपने कॉमन सेंस को लगाना है यहां पर भाई, ठीक है ना, अपने एंड पे अप्लाई करेंगे अपने सब लोग। यहां पर मान लेते हैं ये डिस्क इस तरह घूम रहा है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है P बच्चों, ये एक पॉइंट है P, ठीक है। ये पॉइंट P इस रिंग पर कहीं पर है,
इस सेंटर के अबाउट देखा जाए तो पॉइंट पी यहां पर है, तो अपने इसको कहेंगे वेक्टर आर। ये अपना इस एक्सिस से, हमेशा मैं बता दूं भाई, रोटेशन की बात जब भी होती है तो हमेशा एक एक्सिस की बात होती है पहले, कि किस पॉइंट, किस लाइन के अबाउट वो घूम रहा है। आई होप ये बात सब लोग जानते हैं। घर पर गेट भी जब चल घूमता है ना, तो अपने बोलता है भाई गेट किसके अबाउट घूम रहा है, बोलना पड़ता है। एक रिवॉल्विंग चेयर में बैठे ना, बोलना पड़ता है किस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने अपने जब अर्थ के घूमने का बात करते हैं तो अपने उसमें भी बोलते हैं भाई कि अपना एक्सिस कुछ ऐसे टेढ़ा है जिसके अबाउट अर्थ घूम रहा है, राइट? हमेशा जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है बच्चों, तो हमेशा हम लोग को एक एक्सिस की बात करनी पड़ती है जिसके अबाउट वो बॉडी घूम रही होती है। बात अब यहां पे वापस करते हैं। तो अगर ये एक रिंग या फिर एक डिस्क है जो घूम रहा है, तो ऑब्वियसली अगर ये इस तरह घूम रहा है तो यहां के जो पॉइंट है इसमें वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, वेलोसिटी इस तरफ है। और अगर वो इस तरह घूम रही है भाई, तो हमें पता है इसका ओमेगा ऊपर की तरफ है, ठीक है? अगर बॉडी इस तरह, रिंग इस तरह, डिस्क इस तरह घूम रही है बच्चों, तो ओमेगा ऊपर की तरफ है, ये आर, ये वी। तो अपने को लिखना है वेक्टर v इज इक्वल्स टू क्या? मेरे को पता है, मैंने अभी बताया नीचे फॉर्मूला में कि v इक्वल्स टू ओमेगा आर है। मैंने बताया अभी फॉर्मूला, नीचे फॉर्मूला याद कर लो, s इक्वल्स टू आर थीटा, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, इक्वल्स टू आर अल्फा। ये जो मैंने बताया अभी बच्चों, समझने वाली बात ये है कि ये सारे वो सब जब सर्कुलर मोशन पढ़ते हो तब भी तुम लोगों ने फॉर्मूला सुना होगा। v s इक्वल्स टू आर थीटा, है ना? s हो गया आर्क लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उनका रिलेशन क्या है? s इक्वल्स टू आर थीटा, आर हो गया रेडियस एंड सो ऑन। मैं इस पर बातें और कर रहा हूं, बट मुझे अभी v इक्वल्स टू आर ओमेगा पे बात करना है और उनको रिलेट करना है। ये न्यूमेरिकल का वो नीड है, ठीक है? मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है अगर, पर मुझे पता है v इक्वल्स टू या तो r क्रॉस ओमेगा होगा, बिकॉज v वेक्टर है, ओमेगा भी वेक्टर है और r पोजीशन वेक्टर भी एक वेक्टर है बच्चों। मुझे अगर v ओमेगा और r को कनेक्ट करना है, रिलेट करना है, मुझे पता है लेफ्ट साइड भी वेक्टर है और राइट साइड में दोनों वेक्टर है, तो पक्का यहां पर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा, है ना? डॉट प्रोडक्ट नहीं हो रहा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा, बिकॉज लेफ्ट साइड में अगर वेक्टर रिजल्ट आ रहा है, वो दोनों को क्रॉस होना पड़ेगा, तभी दोनों वेक्टर का क्रॉस होकर वापस एक वेक्टर आएगा। ये तो डॉट पे तो स्केलर आ जाता। मुझे पता है v इक्वल्स टू ओमेगा आर में वैल्यू है ना? तो क्वेश्चन है या तो ओमेगा क्रॉस आर होगा या तो आर क्रॉस ओमेगा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। अगर ओमेगा आर क्रॉस ओमेगा होता तो आर क्रॉस ओमेगा से जो मैं थंब आ रहा है बच्चों, वो बाहर की तरफ आ रहा है, पर v अंदर की तरफ है। समझ रहे हैं? डिस्क किस तरह घूम रहा है, v अंदर की तरफ है। तो ओमेगा क्रॉस आर कैसे दिख रहा है? थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब सही है। तो मतलब फॉर्मूला होना है v ओमेगा क्रॉस आर। तो बच्चों वेक्टर v का फॉर्मूला है ओमेगा क्रॉस आर, हाँ या ना? समझ आ रहा है? अगर वेक्टर v ओमेगा क्रॉस आर है बच्चों, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखेंगे कैसे? थीटा क्रॉस आर। अब ये बात मैंने कैसे कहा? वेक्टर v क्या है बच्चों? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर तो बाय टाइम। अच्छा ओमेगा क्या बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम और टाइम कैंसिल अगर हो जाए तो बचेगा वेक्टर s इक्वल्स टू वेक्टर थीटा क्रॉस वेक्टर r, हाँ या ना? ओमेगा को मैंने लिख दिया थीटा बाई टी, v को लिख दिया मैंने s बाई टी, टी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया रिलेशन, हाँ या ना? मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या होगा? वेक्टर a इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस r। मैंने अगर वापस डिवाइड कर दिया बोथ साइड बाय टाइम, तो ओमेगा बाई टी हो गया अल्फा और v बाई टी हो गया एक्सेलरेशन। रफली इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस आर लिख सकते हैं। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया तीनों का, हाँ या ना भाई? समझ में आ रहा सबको? ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। वापस बातों पर आते हैं, हम लोग को यहां पर निकालना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो बच्चों करेंगे क्या? मैं ये सारी बातों को हटा देता हूं भाई, सारे फॉर्मूला समझ में आ गए, याद ना रहे तो इस तरह करना होता है। तो वेक्टर v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? अब ये वेक्टर्स की बात हो गई। जिन्हें वेक्टर नहीं पता उन लोग वेक्टर वाली वीडियोस देख लें। आई जे के मतलब ओमेगा क्रॉस आर ना, तो पहले ओमेगा 5 माइनस 6 प्लस 6 और आर क्या है? 3 माइनस 4 प्लस 6, हाँ है ना बच्चों? तो ऊपर पे लिखेंगे प्लस माइनस प्लस। मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग की भाई, अपने अगले क्लास में करेंगे ज्यादातर। तो भाई हो गया यहां पर प्लस आई होप क्रॉस प्रोडक्ट याद होगा। प्लस आई लेंगे तो इसके रो और कॉलम को भूल जाएंगे। 6 6 माइनस 36, ठीक है? माइनस, है ना? 6 6 माइनस 36, माइनस 4 6 माइनस 24 प्लस 24 हो जाएगा ये, ठीक है ना? समझ आ रहा है ना? अगेन माइनस जे,
नियम है ना, प्लस माइनस प्लस। तो जब मैंने माइनस जे पकड़ा तो ये वाली रो और ये वाले कॉलम को भूल गए, तो लिखेंगे 5 इंटू 6 30, इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट करना है। जो भी जे है उसका रो और कॉलम को भूल जाते हैं, ये रो और ये कॉलम भूल गए। 5 6 30 माइनस 3 6 18। अब बच्चों नेक्स्ट है प्लस के कैप, तो जब के पकड़ेंगे उसके रो और कॉलम को भूल जाएंगे। 5 4 20, पर कौन सा 20? माइनस 20, और 3 इंटू माइनस 6, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 18। कैसे कैसे भाई? माइनस माइनस 18, तो माइनस माइनस प्लस 18। बच्चों कोई दिक्कत? आई होप नहीं हो। मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर किया हो तो माफ करना मुझे, पर आई होप मैंने सारी चीजें सही से लिख दी है। अगर सब कुछ सही है तो आंसर आना चाहिए, है ना, और अगर नहीं लिखी है सही से तो कुछ गलती होगी। ठीक है भाई, आई जे के लिख दिया। ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा था 5 माइनस 6 प्लस 6, क्रॉस आर किया हम लोग ने 3 माइनस 4, और यहां पे ये के था और मैंने यहां पे 6 लिख दिया, तो गलती यहां पे हो गई है, मैंने गलती कर दी यहां पर। ये होना था +1, ठीक है, ये होना था +1, इस गलती के लिए माफी। ये प्लस के था, यहां 1 होना चाहिए था। मुझे लगता है काफी सारे बच्चे परेशान भी हो गए करते वक्त। तो ये -6 यहां पर हो जाना था, यहां पर हो जाएगा ये, समझ रहे हैं? -6 -6 प्लस 24, ठीक है। मुझे दिख रहा है ये टर्म बन जा रहा है 18, ये टर्म बन जा रहा है 18i, और 18i वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। 18i वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। बच्चों अकॉर्डिंगली बाकी ऑप्शंस को भी करेक्ट करना पड़ेगा, है ना। ये अगर +1 है तो 5 1 5 और 3 6 18, है ना भाई, 3 6 18, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 18, मतलब -13, और माइनस माइनस प्लस 13, देखो +13 जे है, और इधर में दिख ही रहा है लास्ट वाले में फिर। ठीक है, तो जो भी हो, अपने कुछ कैलकुलेशन जो एरर किए उसे ठीक ठाक करके काम करे, तो आई होप सबका आंसर यहां पे आराम से आ जाएगा। 18i + 13j, इस तरह से करके जो भी अपना आंसर आता है, ये अपना आंसर रहा इसका। हम लोगों ने क्या सीखा? वेक्टर v = ओमेगा क्रॉस r। कंसेप्ट अपना क्या क्लियर है भाई? ओमेगा का ये एक्सप्रेशन जो होता है इसे पुट करना है, फिर यहां पर r वाले टर्म को पुट करना और सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैं फिर एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, मैंने आगे बात करना, आने वाले दिन में बात करना, बस मैं जो सीखा हूं मैं उसे बस थोड़ा सा अप्लाई कर दे रहा हूं। A force F is acting at a point R, the value of alpha for which angular momentum about origin is conserved is, बच्चों ये जो टॉपिक है ना, angular momentum is conserved, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मुझे बताना था। इस टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चों टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ना एक बात बताया था, क्या? जैसे फोर्स होता है वैसे टॉर्क होता है ना, जैसे मोमेंटम होता है वैसे यहां पर एंगुलर मोमेंटम होता है। इस टॉपिक में हम लोग बोलते हैं कि मोमेंटम सिर्फ तब कंजर्व होता है जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो बच्चों, और एंगुलर मोमेंटम सिर्फ तब कंजर्व होता है जब टॉर्क एक्सटर्नल 0 हो। तो अगर अपना यहां पर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा, ये वो कंडीशन है जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। कंडीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बड़े प्यार से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा पुराना टॉपिक भी नहीं। देखो भाई 2015 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रीवियस में आए हुए, रिसेंट प्रीवियस से क्वेश्चन में से है। मैं एंड ऑफ द चैप्टर, जब मैं चैप्टर खत्म कर रहा हूंगा, तो मैं तुम लोगों को एक बेसिक ट्रेंड बताने वाला हूं भाई, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, किन पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, मैं वो एंड में बताता हूं। फिलहाल एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 होता है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। तो भाई हम लोग के पास यहां पे R और F दे दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं टाउ इज इक्वल्स टू R क्रॉस F, ये 0 होना चाहिए, हाँ है ना, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, टाउ इक्वल्स टू R क्रॉस F, ये 0 होना चाहिए। मैं यहां पर चीजों को साफ करता हूं, सॉल्व करना शुरू करता हूं। तो R क्रॉस F 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले लिखो I J K। अभी थोड़े पहले क्रॉस प्रोडक्ट सीखे, वापस R, पहले R के एलिमेंट्स क्या है भाई? 2 - 6 - 12। इस बार गलती नहीं करना है, ध्यान से सारे एलिमेंट्स पुट करो। 2 - 6 - 12, यहां अल्फा -3 - 6, अल्फा -3 - 6। ऊपर में बच्चों सिंबल दे दो प्लस माइनस प्लस, तो लिखेंगे प्लस आई कैप, ये रो और कॉलम भूल जाओ, 6 6 36,
प्लस हो जाएगा, कैसे, माइनस माइनस प्लस, -3 इंटू -12 बच्चों कितना हो जाएगा, वापस से 36 है ना, और ये वापस -36 ऐसे, तो 0 प्लस जे नहीं माइनस जे करना है, ठीक है, -j, ठीक है, -j। देखो बच्चों -j अगर पकड़ते हैं तो ये रो और कॉलम भूल जाओ, तो 2 6 कितना होगा बच्चों, -12, -12 इंटू अल्फा, तो माइनस ऑफ माइनस, तो +12 अल्फा, हाँ या ना। फिर से देखो j को पकड़े, -j लिख दिए, 2 इंटू 6 12 -12, अल्फा इंटू 12, अल्फा इंटू 12 -12, तो -12 अल्फा, पर माइनस ऑफ इट तो ये प्लस हो जाएगा। मैं आगे बात करूं इसके पहले मुझे पता है कि i का कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए, j भी 0 होना चाहिए, और इवन k भी 0 होना चाहिए, है ना। मैं k पे बात करूंगा नेक्स्ट, बट k पे बात करने पहले मुझे पता है कि j 0 होना चाहिए, मतलब -12 + 12 अल्फा को 0 होना चाहिए। भाई देखो यहां i बना, ये j बना, ये k बना, अगर एक वेक्टर, बिकॉज टॉर्क एक वेक्टर है, अगर वो 0 है तो उसका i कंपोनेंट भी 0 होगा, j कंपोनेंट भी 0 होगा, और k कंपोनेंट भी 0 होगा। i तो दिख ही रहा है 0, j -12 + 12 अल्फा है बच्चों, अगर ये 0 होना है ऐसे, तो -12 + 12 अल्फा मस्ट बी 0, मतलब अल्फा मस्ट बी 12/12, मतलब ये हो गया 1, तो अल्फा इक्वल्स टू 1, अल्फा इक्वल्स टू 1, अपने पास ऑप्शन नंबर बी है। समझ आ रहा है बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ दिस एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2। देखो भाई किस तरह से पैटर्न बदल रहा है, ये 2015 का था, उसके पहले 99 का था क्वेश्चन, जो भी हो बदलते बदलते अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो बहुत सिंपल, बहुत प्लेन क्वेश्चन आ रहा है, एकदम एलिमेंट्री फॉर्मूला पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, टॉर्क निकालना है, अपने को पता है, अपने जब पढ़ते हैं शुरुआती के थे टाउ इक्वल्स टू r क्रॉस f, कुछ नहीं पढ़े हम लोग, बस इतना ही पढ़े थे टॉर्क के बारे में, और सीधा उस पर क्वेश्चन दे दिया गया है, बोल दिया गया है भाई फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ इतना एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज इतना। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, कुछ ऐसा खास नहीं है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो r क्या हो गया, 2k कैप क्रॉस 3j कैप। में याद करवा दूं भाई, वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग सीख चुके हैं, i क्रॉस j, j क्रॉस k, k क्रॉस i। तो हम लोग क्या जानते हैं, k क्रॉस j इज माइनस i, याद रखना बच्चों। देखो j क्रॉस k प्लस i, अगर हम लोग ये उल्टा घूमते हैं तो k क्रॉस j होता है माइनस i, याद रखना। i क्रॉस j होता है k, j क्रॉस k होता है i, k क्रॉस i होता है j, j क्रॉस i होता है माइनस k, i क्रॉस k होता है माइनस j, k क्रॉस j होता है माइनस i। तो ये होगा बच्चों -6i, ऑप्शन नंबर सी, लास्ट ईयर क्वेश्चन था। हम लोग और बातें अभी नहीं कर रहे हैं इन पर, रोटेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर, मैंने इस पर और बातें करना है आने वाले दिनों में न्यूमेरिकल के साथ साथ। ठीक है, हम लोग जो नेक्स्ट सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं बच्चों वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम एनालॉगस वाइज बात करें तो इसे हम लोग रोटेशनल मास भी कह सकते हैं। हम लोग यहां पर इसे रोटेशनल मास भी कह सकते हैं। जैसे अगर किसी बॉडी का मास अगर ज्यादा होता है तो उस रुके हुए बॉडी को चलाने में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, हम लोग बोलते हैं उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा है ना। भारी बॉडी को हिलाना मुश्किल है, भारी चलते हुए बॉडी को रोकना मुश्किल है। सिमिलरली कोई घूमता हुआ भारी बॉडी होगा तो उसे रोकना मुश्किल होगा, या वो घूमने वाला बॉडी अगर रुका हुआ है उसे शुरुआत में घुमाना मुश्किल होगा। तो रोटेशनल मास बोल सकते हो इन शॉर्ट, इसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं बोलता हूं भाई एक टेंसर क्वांटिटी है। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, हम लोग के सिलेबस में दो टेंसर क्वांटिटी है बच्चों, एक है प्रेशर, एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टेंसर क्या होता है, जो लगभग स्केलर के जैसा ही है बट कुछ बातों पर डिपेंड करता है। जैसे यहां पर हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं किसी एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता हूं, जैसे एक फैन घूम रहा है, मुझे अगर बताना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, तो मैं जो बता मतलब अबाउट सेंटर, तो जो भी आया चलो उस एक्सिस को अगर मैं शिफ्ट करके कहीं लेफ्ट या राइट ले जाता, मैं बोलता थोड़ा डिसबैलेंस्ड है पंखा, हल्का लेफ्ट की तरफ है उसका वो डंडा जिससे वो लटका हुआ है, तब मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा कुछ वो अलग आएगा।
तो ऑब्वियसली उसी पंखे के लिए मैंने जब एक्सिस चेंज किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ। चलो कुछ अच्छे एग्जांपल को लेते हैं। हाथ पंखा इमेजिन करो, हाथ पंखा इमेजिन करो, ठीक है, हाथ पंखा इमेजिन करो। अगर हाथ पंखा ऐसा है कि एक एंड से पकड़ के अपने उसमें हवा कर रहे हैं, एक एंड से पकड़ के हवा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कैसा शेप होता है भाई? हाथ पंखे का शेप कुछ इस तरह का होता है। मान लो इस शेप को मैं, इस डंडे को जिससे मैं उसे मूव करा रहा था, मैं उसे यहां ले गया, जब वो इस सिरे पर था तब हिलाने में जो मेहनत लग रहा था शायद वो तो ज्यादा रहा होगा, जब इधर ले गए जिससे हम लोग पकड़ रखे तब काफी आराम से वो हिल जा रहा है, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। मैं बोलना चाहता हूं उसी पंखे के लिए अपने कहां से उस हाथ पंखे का हैंडल को बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है और अपना मेहनत बढ़ता है या घटता है। मैं बोलना चाहता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ वैल्यू है, डायरेक्शन की बात नहीं है, बट उसके एक्सिस के बेस पर उसका वैल्यू बदलता है, ठीक है। हम लोग ने इसी पर बातें करना है नेक्स्ट वाले क्लास से। मैं इन पर फॉर्मूलाज भी बनाना स्टार्ट कर रहा हूं भाई। हम लोग ने कुछ बातें इस पर कर लेते हैं भाई कि I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, मतलब किसी एक्सिस से एक पॉइंट मास को अगर दूर पर रखते हैं आर की दूरी पर, तो इस पॉइंट मास के लिए बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, एक पॉइंट मास के लिए। अगर ऐसे ढेरों कलेक्शन ऑफ पॉइंट मास रहे, M1 M2 बच्चों M3, अगर ऐसे ढेरों कलेक्शन ऑफ पॉइंट मास रहेंगे तो क्या होगा, हम लोग लिखेंगे M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस M4 R4 स्क्वायर, ऐसे करके सारे MR स्क्वायर को अपने ऐड कर कर बता देंगे कि उस एक्सिस के अबाउट उस कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला MR स्क्वायर, कलेक्शन ऑफ पॉइंट मास के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा उसी एक्सिस से। तो ये एक फॉर्मूला और ये एक फॉर्मूला, इन दो को यूज करके हम लोग अलग अलग शेप्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिराइव करते हैं बच्चों। जैसे मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में कि भाई इस रॉड का अबाउट दिस एक्सिस ml स्क्वायर बाय 12 होता है, ml स्क्वायर बाय 3 होता है। इन पर हम लोग बातें करना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सारे थियरम्स और सारी बातें इस पर करेंगे और नेक्स्ट वाले वीडियो में कुछ एप्लीकेशन और कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। दिस वाज फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप सारी बातें काफी बढ़िया से अच्छे समझ में आई होगी। एकदम गियर्ड अप रहो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।